हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्लास +1 की फिजिक्स का 3rd चैप्टर है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को स्टडी करना अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना उसे कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो जो हमारी एक्स वाई और जेड एक्सिस है वो हमारी ओरिजिन पे मीट करती हैं। तो जो ओरिजिन होता है उसी को कहा जाता है एक तरह से रेफरेंस पॉइंट। मतलब जहाँ से कोई भी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम ओरिजिन से देखते हैं कि उसका कितना डिस्टेंस है। तो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया कि ओरिजिन से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या आएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हमने 3 कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड। वो क्या करेंगे उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो जैसे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लग जाएगा अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट पता है। तो टू मेजर टाइम वी पोजीशन ए क्लॉक इन दिस सिस्टम। मान लीजिए हमें टाइम भी मेजर करना है अभी कितना टाइम लग रहा है तो हम इसके अंदर एक क्लॉक और एक्स्ट्रा पोजीशन कर देते हैं। ठीक है। तो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद क्लॉक कंस्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ एक तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया है कि एक्स वाई जेड हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उससे हमारी पोजीशन पता लगी। और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो क्लॉक लगाया हमने इन दोनों को मिला के कहा जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो ये हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या होती है तो द डिस्टेंस मूव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसके द्वारा कितना डिस्टेंस मूव करा जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव करा जा रहा है उसे कहा जाएगा पाथ लेंथ। एक तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड पाथ लेंथ। और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है तो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि मान लीजिए हम कहीं किसी एक पॉइंट से चले और कहीं किसी पोजीशन पे जाके रुक गए तो हमारी जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसके बीच का जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारी ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना ना तो वो उस डायरेक्शन की तरफ जाएगी जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो डिस्प्लेसमेंट एक का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो मे और मे नॉट भी इक्वल टू पाथ लेंथ। देखो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या पाथ लेंथ का इक्वल हो जाएगा अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। लेकिन अगर कहीं मुड़ मुड़ के जा रहे हैं तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो पाथ ये इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो बट कोरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नेवर जीरो नॉट जीरो। ठीक है। जो पाथ लेंथ है हमारी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल ट्रैवल ना करें। ठीक है। लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है अगर इनिशियल पॉइंट पर चल के उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो हमारा इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहा तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलेंगे हम वरना तो हम चले ही नहीं सीधी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इफ़ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम, मान लीजिए फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट आवर में फिर 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में फिर 5 किलोमीटर, तो इस तरह से इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उस मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की हमारी डेफिनेशन होगी। तो अब हम कुछ ग्राफ स्टडी करते हैं कि ग्राफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। जैसे डिस्टेंस एक साइड ले लिया हमने वाई एक्सिस पे, टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे। ये हम ले रहे हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टाइम कितना ही चेंज होता जाए लेकिन उसकी पोजीशन सेम रहेगी, मतलब उसका जो भी डिस्टेंस होएगा स्टार्टिंग में वही का वही रहेगा कॉन्स्टेंट, चाहे टाइम कितना भी इंक्रीज होता जाए। जैसे टाइम इस साइड इंक्रीज कर रहा है ना, तो टाइम कितना भी इंक्रीज करे डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या ग्राफ होता है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से अगर यहाँ पर इस किसी भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो वो डिस्टेंस और जो टाइम है वो इक्वली ट्रैवल करेगा। जैसे अगर यहाँ पर हो तो अगर यहाँ पर 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो 1 आवर में, तो ये 2 आवर हो जाएंगे यहाँ तक के, और डिस्टेंस हमारा 10 हो जाएगा यहाँ का पूरा। ठीक है, तो मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा इस तरह से ग्राफ आएगा जो सेंटर से चलकर यूनिफॉर्मली होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एक तरह से चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल आएगा कि हमारा पोजीशन में कितना चेंज हुआ और हमारा टाइम में कितना चेंज हुआ। स्टार्टिंग में कुछ टाइम था, उसके बाद कुछ नया टाइम हो गया, ऐसी ही पोजीशन थी, स्टार्टिंग में कुछ थी, बाद में कुछ नई पोजीशन होगी। तो अब उनके उनके रेशियो से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ग्राफ ले लिया, मान लीजिए x1 पहले पोजीशन थी, ये x1 पोजीशन, फिर x2 होगी, टाइम पीरियड स्टार्टिंग में t1 था और फिर t2 हो गया जब a पॉइंट से b पॉइंट तक मूव करा। ठीक है, तो हमारा एक तरह से डिस्टेंस में चेंज किया है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब हमारा टॉपिक एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एट टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच मोशन हैज टेकन प्लेस। कि एक तरह से डिस्टेंस बाय टाइम है एक तरह से एवरेज स्पीड, मतलब टोटल कितनी पाथ लेंथ होगी अपॉन में टाइम इंटरवल, वो होगी हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है और स्पीड के अंदर डिस्टेंस का यूज होता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और जो क्योंकि डायरेक्शन का यूज होता है ना, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का यूज होता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है डायरेक्शन, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एवरेज स्पीड है उसमें डिस्टेंस का यूज होता है, मतलब पाथ लेंथ का यूज होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ हमारे कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी। देखो जो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ चलेगा तो जो डिस्टेंस में चेंज है, देखो तो डिस्टेंस में चेंज होता जाएगा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा विद टाइम इंटरवल में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस हिसाब से डिस्टेंस भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ। तो फर्स्ट वाला हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ, और सेकंड हो गया हमारा नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। मतलब पहले डिस्टेंस कुछ था, उसके बाद हम कम होता गया धीरे धीरे, मतलब पहले वापस आ जाए, एक तरह से उल्टा आ रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारा नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस कम हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है एक तरह से, पहले जहाँ थी उसके बाद धीरे धीरे कम हो रही है टाइम के साथ, टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया जो हमारी क्या कहते हैं नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। थर्ड है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। तो रेस्ट के लिए वही चीज़ है कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, तो ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक तरह से रेस्ट। तो रेस्ट के लिए हमारा ये ग्राफ हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया, तो हम नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी स्टडी करेंगे। थैंक यू।